होली का त्योहार था। समस्त गांव में खुशियों का माहौल था। सभी गांव वालों ने रात को होली का त्योहार मनाया और खुशियां मनाई। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है, यहाँ एक घर में रामदीन नाम का आदमी अपने छोटे भाई युवराज के साथ रहता था। होली के दहन के समय रामदीन गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी उसे सपना आता है। अरे कोई तो भीख दे दो, कोई मेरी मदद करो, मैं बहुत गरीब हूँ। अरे चल यहाँ से हट, चल यहाँ से रोज रोज भीख मांगने आ जाता है। अरे भाई साहब, मैं तो यहाँ पर दूर बैठा हूँ, आपसे कुछ नहीं बोलूंगा। प्लीज मुझे यहाँ पर बैठने दो ना। लगता है तू ऐसे नहीं जाएगा, रुक तेरे को अभी बताता हूँ। फिर यह आदमी जमीन पर पड़े दंदे को उठाता है और रामदीन को जोर जोर से मारने लगता है। फिर उसका सपना टूटता है और वह जोर जोर से चिल्लाता है, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, ये जालिम मुझे मार देगा। भैया, ओ भैया होश में आओ। क्या हुआ भैया, अब चिल्ला क्यों रहे हो? छोटे एक बुरा सपना था। रामदीन सपने से जागा तब बहुत देर हो चुकी थी। तब तक सभी गांव वाले होलिका दहन मना चुके थे। फिर रामदीन युवराज से कहता है, अरे छोटे, आज तो होलिका दहन है, तुमने जगाया नहीं मुझे। अरे भैया, मैं भी सो गया था माताजी, यहाँ होती तो त्योहार भी मना लेते। दरअसल इनकी माताजी कुछ काम से अपने मायके चली गई थीं, इसलिए यह दोनों भाई परेशान थे। अगले दिन होली का त्योहार था और घर में कुछ नहीं था जिससे यह दोनों त्योहार मना सकें। फिर दोनों भाइयों ने निर्णय लिया और फिर रामदीन कहता है, छोटे, अब हम दोनों क्या त्योहार मनाएं? चलो हम दोनों माताजी के यहाँ चलते हैं। जी भैया, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। चलो अब हम कल सुबह होते ही माताजी के चलेंगे। सुबह होते ही दोनों भाई अगले दिन अपने नानी के यहाँ अपनी माताजी के यहाँ चलने लगे। वह दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। फिर उन्हें एक बूढ़े बाबा भूख से व्याकुल एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। फिर रामदीन देखता है और कहता है, अरे छोटे, वो देख, बूढ़े बाबा शायद भूख प्यास से व्याकुल लग रहे हैं। हाँ भैया, चलो जाके पूछते हैं, शायद उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। बाबा जी, क्या हुआ? आप बहुत परेशान दिख रहे हो। कुछ मदद की जरूरत हो तो बताओ, हम आपके मदद के लिए तत्पर हैं। बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। पास ही में मेरा घर है, तुम मुझे घर तक पहुँचा दोगे? जी बाबा जी, चलिए, हम आपकी सहायता करेंगे। फिर दोनों भाई बाबा जी को सहारे देते हुए उन्हें घर तक पहुंचा देते हैं। फिर बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा आ जाओ, बैठ जाओ, मेरी बेटी आती ही होगी। जी बाबा जी। फिर दोनों भाई जमीन पर बैठ जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। कुछ समय बाद बूढ़े बाबा की बेटी पवित्रा आ जाती है और कहती है, अरे बाबूजी, ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रहे हैं? बेटी, ये बहुत खास मेहमान हैं। इन्होंने मेरी जान बचाई है। मैं वहाँ जंगल में था, तब इन्होंने मेरी मदद करी और मुझे यहाँ ले आए। भैया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बाबूजी की मदद करी। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। अरे बेटी, बहुत भूख लग रही है, हम सभी के लिए खाना लगा दो। जी बाबूजी। फिर पवित्रा भोजन लगा देती है और सभी भोजन कर लेते हैं। भोजन करने के बाद रामदीन कहता है, अब हमें इजाजत दो, अब हम चलते हैं। हाँ बेटा, मुझसे मिलने आते रहना। जी बाबा जी। फिर दोनों भाई बूढ़े बाबा के घर से निकल आते हैं और आगे चलते जाते हैं। फिर उन्हें एक गांव नजर आता है। फिर रामदीन कहता है, अरे छोटे, वो देख, गांव में होली खेल रहे हैं। दूसरे रास्ते से चलते हैं, यहाँ इस रास्ते से गए तो गांव वाले हमें रंग से बिगाड़ देंगे। जी छोटे, तुम सही कह रहे हो, चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। फिर दोनों दूसरे रास्ते से निकल आते हैं और कुछ समय में दोनों भाई अपने माताजी के यहाँ आ जाते हैं। फिर माताजी कहती हैं, अरे तुम दोनों यहाँ बेटा। माताजी, हमारा वहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए हमने सोचा आपके यहाँ साथ मिलकर होली का त्योहार मनाएंगे। वैसे भी मैं आज आने वाली थी और तुम्हें यहाँ लेके आने वाली थी। वो दरअसल में जिस काम से आई थी वो काम हुआ नहीं, तुम्हारी जरूरत थी, इसलिए आज मैं आ रही थी तुम्हें लेने बेटा। ऐसा कौन सा काम था माताजी जो आप नहीं कर पाए?
वो क्या है ना, तुम्हारे नाना जी की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस स्टेशन गई थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिर मैंने सोचा रामदीन की बहुत जान पहचान है, उसको बुला लेती हूँ। चिंता मत करो, मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा। माताजी मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। नाना जी चलिए मेरे साथ। जी बेटा चलो। फिर रामदीन और उसके नाना जी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। फिर रामदीन कहता है, अरे सर जी, वो हमारे जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, हमारी रिपोर्ट दर्ज कीजिए। पुलिस वाला सुनता नहीं, आनाकानी देता है। फिर से रामदीन कहता है, सर जी आपको सुनाई नहीं दिया, मैंने अभी क्या कहा? अरे तुम्हारे जैसे बहुत लोग आते हैं, जरूरी नहीं है मैं हर किसी रिपोर्ट लिखता फिरूं। जब आप सरकारी दफ्तर पर बैठे हो तो रिपोर्ट लिखना ही पड़ेगा। अरे ओ तू क्या प्रधानमंत्री है, जो मैं तेरा आर्डर मानू नहीं लिखूंगा। रिपोर्ट जा, जो कुछ करना है कर ले। लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे, रुको 1 मिनट। रामदीन की कमिश्नर से बहुत जान पहचान थी, इसलिए उसने फोन लगाया और सब कुछ बताया। फिर कमिश्नर ने फोन पर इस पुलिस वाले को धमकाया। फिर पुलिस वाला डर गया और कहने लगा, बाबूजी मुझे माफ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी आपकी रिपोर्ट दर्ज करता हूँ। फिर रामदीन और उसके नाना जी और साथ में पुलिस वाला नाना जी के खेत पर आ जाते हैं। फिर जमीन पर कब्जा करने वाला आदमी कहता है, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी जमीन पर कब्जा किया है, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ऐसे माफ कर दूं? 2 साल से जोत रहा है, लेकिन अब तुझे हटना पड़ेगा। बाबूजी मैं भूखा मर जाऊंगा, आपकी ही जमीन से पल रहा हूँ। बाबूजी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। इस आदमी की बात सुनकर नाना जी का दिल पिघल गया और कहने लगे, बेटा आज होली का त्योहार है और मैं नहीं चाहता कि आज के दिन कोई पाप करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज तुम अच्छे से त्योहार मनाओ। इसलिए मैंने ये सोचा है कि आज से मैंने तुम्हें यह जमीन दान में दे दी है। बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नाना जी जमीन दान करने के बाद दोनों घर आते हैं और सभी घर वाले हंसी खुशी होली का त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो लाइक करके जाना। एक गांव में ब्रजमोहन का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसका बेटा संजू 19 वर्ष का और उसकी पत्नी का नाम निर्मला देवी था। एक दिन ब्रजमोहन अपने बेटे से कहता है, अरे बेटा, व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है, पता नहीं मेरे समझ में कुछ नहीं हो रहा, अब हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा? ब्रजमोहन को उसके व्यापार में काफी नुकसान हो चुका था। अपने पिता की बात सुनकर ब्रजमोहन का बेटा कहता है, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं दूसरे देश जाऊंगा, कुछ काम तलाश लूंगा, आप चिंता मत करो। नहीं बेटा, तुम छोटे हो, तुम कैसे काम कर पाओगे बेटा? बेटा तुम सही कह रहे हो, तुम दूसरे देश जाओ और अपने पिताजी का सहारा बनो। बेटा देखो ना, तुम्हारे पिताजी कितने बूढ़े हो गए हैं बेटा, अब तुम्हें जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। जी माँ, मैं कल सुबह शहर की ओर निकल जाऊंगा। फिर संजू अपने पिता को भी मना लेता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तब संजू शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब उसके पिता कहते हैं, शहर जा रहे हो तो मेरी 2 बात याद रखना। हाँ पिताजी बताइए, कौन सी 2 बात है? बेटा पहली बात तो ये है कि तुम हर किसी की बातों में भरोसा मत करना, क्योंकि ये दुनिया बहुत खराब है और जरूरत लोगों की हमेशा सहायता करना बेटा। और दूसरी बात यह है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन तुम मुस्कुराते रहना, क्योंकि मुस्कुराने से आधी समस्या हल हो जाती है। बेटा मेरी इन 2 बातों का हमेशा याद रखना। जी पिताजी, मैं आपकी बातों का हमेशा याद रखूंगा। ब्रजमोहन ने अपने बेटे को 2 सीक्रेट बात बताई। फिर उसने अपने बेटे को कुछ धन दिया जिससे उसको रास्ते में कोई तकलीफ ना हो। फिर निर्मला देवी भी अपने बेटे को जाने के लिए इजाजत दे देती है। फिर संजू गांव के रास्ते पैदल पैदल शहर की ओर निकल आता है।
अरे चलते चलते बहुत थक गया, कहीं बैठने की जगह भी नहीं, कहीं पैर की छांव मिल जाए तो थोड़ा आराम कर लूं। आगे चलते चलते संजू को एक पैर मिल जाता है और वह बैठ जाता है। आह, अब थोड़ा आराम लग रहा है। चलते चलते बहुत थक गया था। फिर संजू थकान के कारण वहीं पैर के नीचे सो गया। कुछ देर बाद एक आदमी आता है। वह कहता है, अरे भैया, ओ भैया, उठो, जागो और भागो। आदमी की बात सुनकर संजू जाग जाता है और भयभीत भी हो जाता है। फिर वह कहता है, मतलब मैं क्यों भागूं? अरे भाई साहब, इस जंगल में एक खतरनाक शेर रहता है। तुम्हारा भाग्य नसीब था जो तुम बच गए। अभी भी देर नहीं हुई है। चलो, यहाँ से पास में ही मेरा घर है, वहाँ चलो, आराम कर लेना। संजू भयभीत भी हो जाता है और उसे अपने पिताजी की पहली बात याद आती है, किसी व्यक्ति पर आसानी से भरोसा मत करना। और दूसरी तरफ उसका मन ये भी सोच रहा था, अगर मैं इसके साथ नहीं गया तो शेर खा जाएगा। फिर संजू कहता है, तुम जल्दी चलो, कहीं शेर खा ना जाए। संजू बहुत डर गया था, इसलिए वह अजनबी व्यक्ति के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। अजनबी व्यक्ति उसको अपने साथ अपने घर ले आता है। फिर संजू को चारों तरफ से बंदूक से घेर लिया जाता है। फिर अजनबी व्यक्ति कहता है, हाँ, ही फंस गए ना जाल में। अब जल्दी से तुम्हारे पास जितना भी धन है वो हमारे हवाले कर दो, नहीं तो गोलियों से चलनी कर दिए जाओगे तू। यह सब देखकर संजू भयभीत हो जाता है। वह अपने पिताजी की बात याद करता है और कहता है, पिताजी सही कहते थे, ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है। लोग झूठ बोलकर गद्दारी कर रहे हैं। तूने सही अनुमान लगाया बच्चे, मैंने तुझे उल्लू बनाया था कि वहाँ शेर था, असल में वहाँ कोई शेर नहीं था। फिर संजू को अपने पिताजी की दूसरी बात याद आती है कि कोई भी मुश्किल को हमेशा हंसते हंसते मुश्किल को हल किया जा सकता है। ये सब सोचने के संजू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह कहता है, अरे बेवकूफ, तूने मुझे बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि तू खुद मेरे जाल में फंस गया है। मैं एक पुलिस वाला हूँ और मुझे ड्यूटी मिली है, जंगल में आऊं और लुटेरों को पकड़ सकूं। मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारा कि तुम पुलिस वाले हो साहब? ठीक है, मत करो विश्वास, जब जेल में जाओगे तब विश्वास कर लेना। तो साहब मुझे माफ कर दो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। साहब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आज से मैं लूटपाट सब बंद कर दूंगा और अच्छे काम करूंगा, मुझे माफ कर दो साहब। इस तरह संजू की चाल कामयाब हो जाती है और वह जंगल से बाहर निकल आता है। फिर वह एक शहर में पहुंच जाता है। वहां काम की तलाश में इधर उधर भटकता है। फिर वह कहता है, अरे अब मैं क्या करूं? मैं शहर तो आ गया मगर कोई काम कहाँ मिलेगा, और चलते चलते थक भी गया हूँ। आगे चलते चलते फिर संजू देखता है कि एक सेठ के घर में आग लग जाती है और सेठ जी कहता है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। फिर संजू को अपने पिताजी की बात याद आती है कि हर किसी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। फिर संजू सेठ जी से कहता है, आप टेंशन मत लो भाई साहब, मैं आग बुझाने की कोशिश करता हूँ। फिर पास के गांव में एक कुआं होता है और संजू उस कुएं में से पानी लेकर आता है और आग बुझाता है। कुछ समय बाद आग बुझ जाती है। फिर सेठ जी संजू को अपने दूसरे घर ले आता है। फिर सेठ जी कहते हैं, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? और मैंने तो पहले कभी तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। भाई साहब मेरा नाम संजू है और मैं हीरापुर गांव से आया हूँ, कुछ काम की तलाश में आया हूँ। बेटा अब तुम यूं समझो कि तुम्हें काम मिल गया। भाई साहब मैं कुछ समझा नहीं भाई साहब ने। संजू बेटा मेरा मतलब यह है कि आज से तुम मेरे यहाँ काम करोगे। भाई साहब मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह संजू को सेठ जी के यहाँ काम मिल जाता है और वह 2 महीने बाद अपने घर लौटता है और अपने पिताजी को सब कुछ बताता है और खुद की मेहनत से कमाए हुए धन पिताजी को दे देता है। फिर उसके पिताजी खुश हो जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।